Hello, my loved ones out there. This is ARK representing Anak9. Dear all, Relief and Remedy RCD चैप्टर नंबर 7 क्लास 4 एंड दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ. ऑलराइट, फटाफट से हो जाएगा सेशन. ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, छोड़ना नहीं है. देखो, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ. टर्म्स ऑफ सेटलमेंट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है. इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू अराइव एट अ सेटलमेंट टर्म्स. सो ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा, हम लोग क्लास 4 कर रहे हैं. जिन बच्चे लोग अभी देख नहीं रहे हैं उनको भाई क्या कहूं, अब क्या करो, जाके सर्च करो, तैयार करो भाई. पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड टेस्ट सीरीज मिस मत करो, बार बार कह रहा हूं. टेस्ट सीरीज मिस मत करो. मिस करना टाइम ही नहीं है, सिंपल सी बात. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, टर्म्स, सेटलमेंट टर्म्स की अगर बात करें, दो तरह से सेटलमेंट होगा जी. दो बड़ी बातें याद रखनी है. एक होगा मॉनेटरी. जब हम बोलेंगे मॉनेटरी, अरे क्या दिक्कत है तुमको यार, तुम चलते क्यों नहीं हो? हाँ, मॉनेटरी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं मॉनेटरी. एंड एक होगा नॉन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स. ऑलराइट, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा. मॉनेटरी टर्म में क्या बोलेंगे भाई? ये अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट सेटलमेंट का, डिपॉजिट कर भाई. हम क्या बोलेंगे पार्टी को कि भाई एप्लीकेंट या देखिए कौन, पार्टी का नाम क्या होगा? एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन लगाई किसके लिए? सेटलमेंट के लिए. सेबी उसे कहेगा, सेबी क्या कहेगा? चलो अमाउंट भरो. प्लस यहां पे बात कर रहा है नॉन मॉनेटरी टर्म. नॉन मॉनेटरी टर्म का मतलब फॉर एग्जांपल वो कहेगा ये बिजनेस एक्टिविटी बंद करो, ऐसी एक्टिविटी नहीं करने देंगे. सस्पेंशन भी कर सकता है, कैंसलेशन भी कर सकता है, हो सकता है लॉक इन लगा दिया जाए सिक्योरिटीज पर एक टाइम पीरियड के लिए. सो जनरली यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ सेटलमेंट तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी दो एस्पेक्ट्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. अब देखो, ध्यान सुनना, याद करवा रहा हूं अभी के अभी. रेगुलेशन 9 के अंदर आ जाओ. सेटलमेंट टर्म्स में इंक्लूड सेटलमेंट अमाउंट एंड और देखो यहां बोल रहा है एंड और नॉन मॉनेटरी टर्म्स in accordance with the guidelines specified in schedule second. In accordance with the guidelines specified in schedule second. कौन सा schedule second में लिखा है? ठीक है जी. कहता है नॉन मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड्स फॉलोइंग. अब ये एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में ना पूछ सकते हैं क्या? सस्पेंशन और सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. सस्पेंशन अब कह रहा है हमेशा के लिए कर दे, तो ऐसी तो सच्चा है भैया, हम छोड़ो. कहेगा सेटलमेंट स्पेसिफाइड पीरियड. एग्जाम में लिखना मत भूल जाना, ये बात लॉजिकली याद रखनी है आपको ना. सेटलमेंट हो रहा है, ये परमानेंटली बंद नहीं कर रहे हैं. तो कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर? सस्पेंशन और सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. फिर कहता है एग्जिट फ्रॉम द मैनेजमेंट. कि पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिएगा जिसका हम नाम बात कर रहे हैं, मान लीजिएगा अज्यूम करिएगा एक बार के लिए मिस्टर ए, जो कि कंपनी के डायरेक्टर थे और वो इस पूरे झोल में पाए गए हैं. ऑलराइट, तो अभी क्या बोल रहा है? बोला ठीक है सर, अभी हम आपको भी अभी बोला तुमको एग्जिट करना पड़ेगा. ऑलराइट, डिसगॉर्जमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्शन और इनएक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स. अब सीधी सी बात है, आप एप्लीकेंट ने जिस भी तरीके से जो भी पैसा, यू नो व्हाट, दो तरह से पैसा बनता है, याद रखना. डिसगॉर्जमेंट का पैसा दो तरह से बन सकता है. ध्यान सुनना, या तो कोई गेन किया होगा आपने, कोई गेन हुआ है आपको, ठीक है, या लॉस हुआ है. सर क्या बात कर रहे हो सर, लॉस पे कैसे बनेगा? भाई तुम्हारा लॉस नहीं कह रहा, दूसरों का लॉस करवा के अपना फायदा ले गए. बात पकड़ में आ रहा है? अपना है तो गेन किया है, या अपने आप को लॉस से बचा लिया. कैसे? क्योंकि वो मान लीजिएगा जो तुमने ट्रांजेक्शन, जो भी एक्टिविटी करी, बेसिकली यहाँ सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, सेटलमेंट रिलेटेड, तो वहां पर क्या कह रहा है? जिससे तुम्हारे लॉस को तुमने प्रोटेक्ट कर लिया. तो ये भी तो एक तरह से देखा जाए डिसगॉर्जमेंट हुआ. बात पकड़ में आया? तो डिसगॉर्जमेंट अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्शन और इनएक्शन ऑफ एप्लीकेंट. 3 पॉइंट याद करो अभी के भी. पहले याद करेंगे फटाफट. याद रखना, कंटिन्यू क्लास चल रहा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, है ना. हाँ, फटाफट सुनो. पहला क्या कह रहे हैं? सस्पेंशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करना जरूरी है अभी. सस्पेंशन एंड सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. वापस बोलो एक बार के, सस्पेंशन एंड सेसेशन. सस्पेंशन कर सकता है और सेसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. एग्जिट फ्रॉम द मैनेजमेंट, बाहर निकलो भाई, ठीक है. या फिर डिसगॉर्जमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्शन और इनएक्शन ऑफ एप्लीकेंट. बात पकड़ में आया? एक्शन और इनएक्शन का मतलब है डिसगॉर्जमेंट. सर एप्लीकेंट कह रहा है सर मैं पैसा लौटा रहा हूँ सर, मैंने जो बनाया था दे रहा हूँ सर वापस. या फिर हम कह रहे हैं चलो लाओ तुमने जो पैसा बनाया है. बात पकड़ में आया? 3 पॉइंट याद हुआ. चौथा याद करेंगे, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिंग एज ए पार्टनर, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडिएटरी एज और ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एज ए दैट हैज ए क्लास ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेटेड बाय द बोर्ड. ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट.
क्या कह रहे हैं भाई, सुनो, यहाँ रिफ्रेन करेंगे, तुमको रोक देंगे। रिफ्रेन मतलब यहाँ पर रोक देंगे, किस लिए? फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर, एक्टिंग एज अ पार्टनर, क्या कह रहे हैं, एक्टिंग एज अ पार्टनर, ठीक है सर, और क्या हो सकता है? या फिर तुम डायरेक्टर थे, बोला हाँ, किसके? इंटरमीडिएटरी के डायरेक्टर थे, बोला कंपनी फॉर्म में थी सर, वो इंटरमीडिएटरी कंपनी फॉर्म में बनाए थे, और सर हम पार्टनर उसके डायरेक्टर थे। चलो रिफ्रेन कर रहे हैं, तुमको रोक रहे हैं, चलो हटो, तुम अब उसमें डायरेक्टर नहीं कर रोल प्ले नहीं करोगे, ऑलराइट सर। या फिर कह रहा है, या कोई ऑफिसर है वो भी, उसको रिफ्रेन करना। फिर कहता है कैंसल सिक्योरिटीज एंड रिड्यूस द होल्डिंग्स वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉडुलेंटली। बेटे क्या किया था तुमने? फ्रॉडुलेंटली सिक्योरिटी इश्यू करके अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश किया था। बोला हाँ सर, कोशिश तो किया था। तो चुपचाप तुम्हारी उस सिक्योरिटीज हम कैंसिल करेंगे और तुम्हारी होल्डिंग रिड्यूस करेंगे, वो होल्डिंग जो तुमने अपने फ्रॉडुलेंट तरीके से इंक्रीज की थी, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स रिसीव ऑन सच सिक्योरिटीज इफ एनी एंड रिएम्बर्स एनी डिविडेंड रिसीव्ड। तीनों चारों बात बोल पड़ा, क्या बोला साथ के साथ में? मतलब सुनो ना, फ्रॉडुलेंटली तुमने क्या किया? इशू करी सिक्योरिटी, बोलो ना, इशू करी सिक्योरिटीज। इस सिक्योरिटी को इशू होने के बाद में तुमको मान लो फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स मिला, 100 शेयर्स पे तुमको बोनस शेयर मिला, तुम कहोगे सर ठीक है ये कर दो कर दो कर दो, बोनस वाला तो रहेगा ना, ये भी गया, और इसके साथ डिविडेंड जो आया, डिविडेंड भी आया, वापस कर, रिम्बर्स कर, रिम्बर्स कर, याद रहेगा। ऑलराइट सर, अभी थर्ड आ गया हमारा लॉक इन सिक्योरिटीज, लॉक इन सिक्योरिटीज, लॉक इन लगा सकते हैं। तो फिर से 3 पॉइंट और याद रखो, कौन सा? रिफ्रेन करना, रिफ्रेन एनी पार्ट, रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग एज अ पार्टनर, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडिएटरी, ठीक है सर। दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्या बोल रहे हैं, याद रखो जल्दी से एकदम, बोला कैंसिल कर देंगे सिक्योरिटीज या एंड रिड्यूस कर देंगे होल्डिंग्स। कौन सी सिक्योरिटीज का? जो आपने फ्रॉडुलेंटली इशू करी है, इंक्लूडिंग बोनस एंड डिविडेंड, वो भी आपको वापस देना पड़ेगा, ठीक है सर। 3 याद और हो गया हो। तो पहला क्या याद किया सर? पहला याद करवा के रटवा दूंगा, ताकि एग्जाम में तो लिखने के लिए पहुंचोगे। एग्जाम देखो, समझो और लिखो, समझो मेरी बात को, तुम समझोगे, याद करोगे, एग्जाम में क्या लिख के आओगे? समझदारी दिखाओगे कब? जब तुम्हें याद भी होगा। तो याद करना है ना, बोलो suspension or cessation of business activities for a specified period, exit from the management, disgorgement on account of action or inaction of applicant, refrain any partner from acting as a partner or a director or officer of an intermediary, alright sir। या फिर बोल रहे हैं cancel the securities and reduce the holding including bonus and dividend। ये लॉजिकल याद रखना है, ठीक है, लैंग्वेज। एंड इसके अलावा लॉक इन सिक्योरिटीज, ठीक है सर, याद हो गया। फिर देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनहेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू प्रिवेंट द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। अब थोड़े से पॉलिसी प्रोसीजर थोड़ा क्या करेंगे ना, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, ताकि सख्ती रखेंगे। एनहेंस क्या करा? एनहेंस द इंप्लीमेंटेशन एनहेंस्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनहेंस्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ताकि ये भाई सब फ्यूचर में ऐसा वापस से वायलेशन ना करे सिक्योरिटीज लॉ का। And provide enhanced training and education to employees of the intermediary or securities market and financial institutions। क्या कह रहा है? प्रोवाइड करेगा enhanced, सर मतलब ट्रेनिंग भी होगा, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग होगा, एजुकेट करेंगे किनको? एम्प्लॉयज ऑफ इंटरमीडिएटरीज को, स्टाफ को, ताकि ये लोग आगे से गड़बड़ ना करें, ये भी अवेयर रहे। एंड सबमिट टू एनहेंस्ड इंटरनल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इंटरनल ऑडिट रहेगा, प्रॉपर एस्टैब्लिश रहेगा इंटरनल ऑडिट, तो आप जानते हो ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑलराइट, तो 3 पॉइंट और ऐड किए मेरे बच्चा लोगों ने। और मैं बता दूं, प्रोबेबल क्वेश्चन है, नॉन मॉनेटरी टर्म पूछ सकता है भाई एग्जाम में आपसे, कि कौन कौन सी नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं जो सेबी थ्रू द सेटलमेंट इंपोज कर सकता है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। याद हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। आगे आओ, देखो 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 देखो, टाइम नहीं है, इतना फोकस के साथ पढ़ो। अभी देखा, अभी याद किया, सीखो। द सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट एंड डिस्गोर्ज अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाते थे, याद होगा, ठीक है। कह रहा है क्या? जो सेटलमेंट का अमाउंट है ना, हाँ भाई सुनो, लीगल कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट यहाँ पे याद रखना, लीगल कॉस्ट और डिस्गोर्ज अमाउंट, ये तो जाएगा सेबी के पास। इसके अलावा सेटलमेंट का अमाउंट किसके पास जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहता है एप्लीकेशन फीस रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 of application 3 legal cost if any forming the part of the settlement amount shall be credited to the Security Exchange Board of India जनरल फंड। सेबी का मतलब यहाँ पे भी सेबी का मतलब जनरल फंड है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो पैसा कौन सा जाएगा? जो सेटलमेंट का अमाउंट है। ऑलराइट सर, एंड लास्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड और लॉसेस अवॉइडेड, दोनों बात आ गया ना, या तो प्रॉफिट बनाया तुमने या लॉस अवॉइड किया है। बाय द एप्लीकेंट दैट मे बी डिस्गॉर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। याद रहेगा? ऑलराइट सर, अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों याद रखना, 3 अलग अलग हैं। यहाँ पे हो सकता है बाई चांस तुमसे, बाई चांस तुम्हारी बुद्धि चेक करने के लिए पूछ ले एग्जामिनर, क्या क्या
अगर सेटलमेंट अमाउंट है तो जाएगा कहां पर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर लीगल कॉस्ट है और डिस्गॉज, यहाँ पे देखो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अलग से, जो बोला है एक्सक्लूडिंग लीगल कॉस्ट एंड डिस्गॉज अमाउंट, ठीक है। और सर ये जा रहा है सेबी के पास, सेबी के जनरल फंड में। फिर कह रहा है कि अगर कोई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस अवॉइड किया जिससे डिस्गॉज अमाउंट क्रिएट हुआ है, वो आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे। क्योंकि रीजन है, अगर आइडेंटिफाइड हो जाते हैं ना लोग, ध्यान सुनना, जिन लोगों का नुकसान हुआ वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तो उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर इससे अगर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते हैं लोग कि किन किन का कैसा कितना नुकसान हुआ है, ऐसे केसेस में उसको फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि वही पैसा वापस से इन्वेस्टर के भले के लिए लगाया जा सके। तो ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन मेरे बच्चे लोगों ने अगर समझ लिया है तो 4-5 नंबर पक्का हो रहा है इधर से। फिर फैक्टर्स आ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ये भी फटाफट याद करना है और ध्यान से आओ। While arriving at the settlement terms, the factor indicated in Schedule 2 may be considered, but not limited to। मतलब ये फैक्टर तो देखेंगे क्या। सबसे कहता है कंडक्ट, देखो ध्यान से देखना, कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन ऑडिट। कंडक्ट का मतलब क्या है रे, नोटिस भेज रहे हैं, टाइमली आ रहा है, बहानेबाजी नहीं बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, टाइमली डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोऑपरेट कर रहा है, तो कंडक्ट कॉपरेट कर रहा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन और ऑडिट। फिर क्या है, रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट इन केस ऑफ एलएस डिफॉल्ट इन कमिटेड बाय द ग्रुप ऑफ पर्संस। पता लगा मास्टरमाइंड यही है, तो भाई इसका रोल क्या था। अगर कोई डिफॉल्ट जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन से किया, क्या कह रहे हैं, कोई डिफॉल्ट एलएस अगर ग्रुप ऑफ पर्सन ने किया है तो इस पर्टिकुलर पर्सन का उसमें रोल क्या था, क्या रोल था कि सर ये अवेयर था या नहीं था तो क्या इसने किस तरह से सारी प्लानिंग करी थी, इसका क्या रोल था, याद रहेगा। सो रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना, कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, रोल प्लेड बाय द एप्लीकेंट। रोल जब भी वर्ड यूज हो रहा होगा तो कोई अलग से तो रोल नहीं हो रहा होगा, रोल का मतलब किसी ग्रुप ऑफ पर्संस में, जब डिफॉल्ट कैसा है, बाय ग्रुप ऑफ पर्संस। फिर नेचर, ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ द एलएस डिफॉल्ट्स। नेचर, ग्रेविटी, क्या इसका इंपैक्ट पर्टिकुलर कंपनी पे पड़ा, क्या इसका इंपैक्ट पब्लिक पे पड़ा, क्या इसका इंपैक्ट सिक्योरिटी मार्केट पे पूरे पे पड़ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। सो कैसे देखेंगे, नेचर, ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ एलएस डिफॉल्ट। एंड फोर्थ इज कहता है whether any other proceedings against the applicant for non compliance of securities law is pending or concluded। ये भी देखा जाएगा कि पहले से कोई प्रोसीडिंग्स इसके खिलाफ चल रही हैं, कंक्लूडेड हो गई हैं या पेंडिंग है, कंक्लूडेड हो गई हैं और पता लगा ये बदतमीज फिर ऐसी हरकतें कर रहा है नॉन कंप्लायंसेस का। सो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 बातें याद करिए, हम लोगों ने कंडक्ट देखा, रोल देखा उसका, नेचर, ग्रेविटी एंड इंपैक्ट ऑफ द एलएस डिफॉल्ट देखा, एंड एनी अदर proceedings against company securities law whether it's pending or concluded। फिर आता है अदर पॉइंट्स देखते हैं, द एक्सटेंट ऑफ हार्म और लॉस टू द इन्वेस्टर्स और गेन्स बाय द एप्लीकेंट, मेड बाय द एप्लीकेंट। सो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, इन्वेस्टर्स को कितना हार्म हुआ है, लॉसेस हुए हैं, ये इसको कितना गेन हुआ है। फिर कहता है एलएस डिफॉल्ट टू मिनिमाइज द फ्यूचर डिफॉल्ट्स और लैप्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, जिस कह रहा है द प्रोसेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सिंस एलएस डिफॉल्ट मिनिमाइज द फ्यूचर डिफॉल्ट्स और लैप्सेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि सेटलमेंट करने के बाद से लोगों ने डिफॉल्ट करना कम किया है या पर्टिकुलरली डिफॉल्ट ज्यादा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना। मान लो सेटलमेंट का अमाउंट है 500 रुपया और फिर इसको अगर वापस फ्यूचर में रीसेटल करना है तो बोला 1 साल के बाद फिर से हो सकता है, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, बोला अच्छा, लेकिन इससे वो सामने वाली पार्टी बनाता बहुत सारा बेनिफिट है, मतलब इतना पैसा बना लेता है कि उसे कोई इशू नहीं है। अब समझना, सेटलमेंट भी हो रहा है और ये रिपीटेटिव इन नेचर है, मतलब सेटलमेंट भी करते जाओ और आप उसका भैया फायदा भी उठा जाओ। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसका एलएस डिफॉल्ट्स वो फ्यूचर में डिफॉल्ट्स को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज बाय द एप्लीकेंट प्लस कंप्लायंस शेड्यूल मतलब कि भैया सर आई हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आई हैव नॉट कंप्लाइड योर बट नाउ आई हैव डन इट। Now, the economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliances। अभी delayed compliance के बारे में और बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो भी। Conditions which are necessary to deter the future non-compliances, ताकि भविष्य में ये लड़का वापस से ऐसी हरकतें ना करे, इसलिए कुछ कंडीशंस लगाई जाएंगी। तो कंडीशंस याद रखना, कंडीशन which are necessary to deter future non-compliances, satisfaction of claim of investors, payment of money due to them or delivery of securities to them, any other enforcement action and other factors। अब ध्यान रखना, what I'm saying, at least write down 10 points now, 10 factors in an exam।
और बहुत सिंपल सा है, तुम यहाँ पे देखो कंडक्ट, रोल, नेचर, ग्रेविटी, इम्पैक्ट, then proceedings in a non-compliance of under securities law is pending, whether or not, extent of harm, 5 तो पॉइंट तुमको फ्री फोकट का मिल रहा है यहाँ पर, एंड मिनिमाइज द फ्यूचर डिफॉल्ट्स, ठीक है। इसके बाद कंप्लायंस शेड्यूल प्रपोज बाय द एप्लीकेंट, फिर इसके बाद में हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्रूइंग, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो मेरा बच्चा लोग, तो ये पॉइंट्स अपने आप तुमको इजी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रेक इसलिए किया हुआ ताकि आप लोग इनको ब्लॉक बना के याद करें ना, तो आपको और ज्यादा इजीली याद रह सकता है, याद रहेगा, सिंपल सा है। ऑलराइट सर, अब देखो आगे की कहानी सुनो फटाफट से। अब हम अगर बात करें हाई पावर्ड कमेटी, ये पूरा क्लास अभी रिसेंट कंसीडर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। जो आरसीडी लेक्चर्स देख रहे हैं उन्हें सबको पता है, ठीक है। आरसीडी के लेक्चर्स में कंटिन्यू में कर रहा हूं। हाई पावर्ड कमेटी मैंने सेबी के सेटलमेंट के ऑर्डर के बारे में डिटेल में क्लास किया हुआ है, और अभी रिसेंट क्लासेस किया हुआ है, मतलब ये नहीं कि अलग से कोई स्पेशली किया है, ठीक है। अभी ना आई सिंपली प्रपोज कि यहां से आ जाओ और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। समरी सेटलमेंट प्रोसीजर प्रोबेबली क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सेबी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है ना, वहां जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हम लोग कंसीडर कर लें फटाफट। देखो आओ, आ जाओ, कम ऑन फास्ट। समरी सेटलमेंट प्रोसीजर, समरी सेटलमेंट प्रोसीजर मतलब यहां पर दो बातें होने वाली हैं, ध्यान सुनना भाई। तेरे खिलाफ ना, सुन एप्लीकेंट, तेरे खिलाफ एप्लीकेंट तो बनेगा ना। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ हम पर्टिकुलर जो नोटिस ही है ना, नोटिस ही मतलब जिसको सेबी नोटिस भेजेगा फॉर नॉन कंप्लायंसेस, और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। वहां पर सेबी कहेगा कि भाई तो एक काम कर, तेरा नॉन कंप्लायंस है ना, ये डिले कंप्लायंस है ना, चल आजा सेटल करवा देते हैं। लेकिन याद रखना, समरी सेटलमेंट में कोई भी एक्शन लेने से पहले से भी एक बार मौका दे रही है किसको, नोटिसी को, कि भाई वो चाहे तो समरी सेटलमेंट करवा सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज की पहली लाइन ही कहती है, देखो इसकी ध्यान सुनना, याद करवाऊंगा, ट्रस्ट मी, ध्यान देखो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 6, जो भी देखा हम लोग, बिफोर इनिशिएटिंग एनी स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स द बोर्ड मतलब सेबी इशू a notice of the summary settlement in the format specified in para A schedule 3rd, calling upon the noticee to file a settlement application in the chapter 2nd, submit the settlement amount और furnish undertaking मतलब कि जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे आप in respect of other non-monetary terms or compile with other non-monetary terms as may be specified in the summary settlement notice in respect of specified proceedings to be initiated for following defaults। मतलब इन डिफॉल्ट्स के लिए जो यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, देखो ध्यान से, इन डिफॉल्ट्स के लिए, ध्यान से, इन डिफॉल्ट्स के लिए क्या कह रहे हैं, इन डिफॉल्ट्स के लिए सेबी अभी भी आपको एक मौका दे रहा है कि भाई चल नोटिस, एक काम कर, एक समरी सेटलमेंट प्रोसीडिंग की एप्लीकेशन लगा दे हमको, हम तेरे को बता रहे हैं अभी भी तुम्हारे पास मौका है। किन डिफॉल्ट्स के लिए, कोई सा भी, नहीं, कौन से, देखो आओ, यही याद करना है खास तौर से। ये हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ध्यान रखना इन 4-5 बातों में से अगर कोई आ रहा है तो वहां समरी सेटलमेंट हो सकता है। जैसे डिलेड डिस्क्लोजर्स इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जहां पर भी डिले डिस्क्लोजर हो रही है। एक तो होता है नॉन डिस्क्लोजर, एक बार डिले कर दिया डिस्क्लोजर में, याद रखना कीवर्ड है डिले डिस्क्लोजर। ये नॉन डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू द कंपनीज एक्सक्लूसिव लिस्टेड ऑन आरएससी व्हिच हैज एग्जिट, मतलब अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ सुनना, अगर एग्जिट नहीं करता तो ये सीरियस हो जाता ना, थोड़ा क्या हो, सीरियस ही हो जाता। ऑफ कोर्स लिस्टेड कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, वाह रे वाह। यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, यहां पे कह रहे हैं एक तो डिले डिस्क्लोजर, एक होता है नॉन डिस्क्लोजर। लेकिन नॉन डिस्क्लोजर कौन कंपनी कर रहा है, जो लिस्टेड थी आरएससी पे लेकिन एग्जिट कर गया, विच हैव, याद रखिएगा, ग्रामेटिकली बता रहे हैं। डिस्क्लोजर नॉट मेड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अच्छा देखो, तुमने ये फॉर्मेट हमने बताया था तुमको, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुमको डिस्क्लोजर देना था, तुमने दिया नहीं, शाबाश, अब हम तुम्हारे को पेनल्टी लगाएंगे। बोले माय बाप प्लीज समरी सेटलमेंट, बोला ठीक है। डिलेड कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ और डायरेक्शन इशूड बाय द बोर्ड। डिलेड कंप्लायंस तो हो रही है लेकिन ड्यू डेट निकल गया, उसके बाद हो रहा है सारा खेल, ठीक है। Such other defaults as may be determined the board provided that the specific proceedings shall not be settled under this chapter if in the opinion of the board applicant has failed to make a full and true disclosure of facts or failed to cooperate in the required manner। कंडक्ट भाई सबका चेक करेंगे, क्या कह रहे हैं ध्यान सुनना। पहले तो देखो ये पॉइंट्स में तुम्हें बता दूं, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं तो समरी सेटलमेंट हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है सिचुएशन आपके सामने।
ठीक है। और कई बार तुम देखते हो ना 2-3 पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है, चिंता मत करा करो, तुम ध्यान से उसे पढ़ो, उसके फैक्ट्स को हाईलाइट करो, फैक्ट्स हाईलाइट करोगे, प्रोविजन क्लियर होगा, आंसर ऐसे निकल के आएगा। ट्रस्ट मी, टेस्ट सीरीज वाले तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई क्या करें, टेस्ट लगातार चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ठीक है। आओ सुनो वापस आ जाओ। समरी सेटलमेंट के अंदर सेबी कह रहा है भाई समरी सेटलमेंट के एप्लीकेशन दे दे हमको, ठीक है सर दे देते हैं। कौन कौन से मैटर के लिए? डिलेड कंप्लायंसेस हैं, सॉरी डिलेड डिस्क्लोजर्स हैं, या नॉन डिस्क्लोजर कौन कर रही है? जो आरएससी पे लिस्टेड थी, ठीक है, एग्जिट कर दिया उसने, या डिस्क्लोजर नॉट इन अकॉर्डिंग इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, या फिर डिलेड कंप्लायंसेस, जो डिले कंप्लायंस कैसे कह रहा है, जैसा बताया गया था उसको एज पर द लॉ या सेबी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक है सर। अब देखो नॉट एनीथिंग कंटेन इन एनी नोटिस ऑफ सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, सब रेगुलेशन टू इंपॉर्टेंट है, देखना नोटिस में कुछ भी लिखा हुआ हो, the board shall have power to modify the enforcement action to be brought against the noticee, and the notice of settlement shall not confer any right upon the noticee to seek the settlement or avoid any enforcement action। सेबी का पावर है ना फ्री एकदम, यहाँ पे ना ये एग्जाम के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन बन सकती है, याद रखना केस लॉ के लिए। सेबी ये एनफोर्समेंट, यहाँ पे देखो समझो, जो राइट यहाँ पर अब ऐसे कहा जाए कि सपोज सेटलमेंट का राइट है मेरा, सेटलमेंट का राइट है, अरे नहीं रे कोई राइट नहीं है तुम्हारा, याद रखना सेटलमेंट का राइट नहीं है। सेटलमेंट यहाँ पे पहले कह रहा है नोटिस ऑफ सेटलमेंट शैल नॉट कन्फर्म एनी राइट अपॉन द नोटिस टू सीक सेटलमेंट और अवॉइड एनी एनफोर्समेंट एक्शन। क्या है? अरे सेबी हाउ डेयर यू टू टेक एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट मी, नहीं ले सकते हो, तुम्हारा राइट नहीं है, ये तो हमारा राइट है, सेटलमेंट राइट है हमारा। जब याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट राइट नहीं है किसका? एप्लीकेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे ना। नोटिस ही में विद इन 30 days, 30 कैलेंडर डेज, क्या देखिए 30 कैलेंडर डेज फ्रॉम डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द नोटिस ऑफ द सेटलमेंट। सेबी ने नोटिस ऑफ सेटलमेंट भेजा, तेरे पास 30 दिन है, अपनी बुद्धि को शांत कर और सोच और विचार कर, क्या तू चाहता है सेटलमेंट? अगर चाहता है तो फिर ये फॉलो कर ले, क्या पॉइंट ए बी सी एंड डी। File a settlement application with the term specified in para A shall was along with a non-refundable fees, ये मत भूल जाना non-refundable fees, application fees, ठीक है। Alright, specified part B. Now, remit the settlement amounts, compile compile with the non-monetary terms and seek the rectification of the calculation of settlement amounts। चार बातें इंपॉर्टेंट हैं क्या? एक तो विद इन 30 कैलेंडर डेज एक वो पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन देगा, किस चीज के लिए? फाइल ऑफ सेटलमेंट फाइल करेगा, फाइल ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन, फाइल ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन, बोलो ना फाइल ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन विद नॉन रिफंडेबल फीस, ठीक है। फिर नॉन रिफंडेबल फीस और सेटलमेंट का अमाउंट जो है ना उसको रेमिट कर देगा, रेमिट कर दिया सर। प्लस अब कंपाइल करेगा, ये अंडरटेकिंग देगा कि मैं नॉन मॉनिटरी टर्म्स के साथ कंप्लायंस करूंगा, अभी सिखा दिए नॉन मॉनिटरी टर्म याद हो गए होंगे, ठीक है। एंड अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो गई है सेटलमेंट के अकाउंट में तो उसके लिए कहेगा माय बाप सेबी प्लीज रेक्टिफाई इट, ऑलराइट। Such communicated in the notice of settlement at the time of filing the settlement application, and in all such cases decision of the board shall be final and remittance shall be done within 30 days, 30 calendar days from the date of the receipt of the notice। of course हमने बात कर लिया है, ठीक है। ऑलराइट सर, मतलब 30 डेज के अंदर रेमिटेंस हो जाना चाहिए आपका अमाउंट, ये बात रखिएगा, आपने दे देना है सेबी को। Now provided for that board may for reason to be recorded grant the extension of time not exceeding for the period of 15 calendar days for filing the settlement application। तीन चार बातों के लिए देखो 30 डेज का टाइम था, ठीक है सर, उसने एप्लीकेशन लगा दिया सेटलमेंट एप्लीकेशन, ठीक है सर। अब लगता है कि सर वो उतना टाइम पीरियड में नहीं कर पाया काम, तो ठीक है बोर्ड इन राइटिंग रिकॉर्ड करके रीजन एक्सटेंड कर सकता है 15 डेज, लिख देना बड़ा बड़ा अपना मॉड्यूल में, 15 डेज के लिए एक्सटेंशन कर सकता है किसी चीज के लिए, फॉर फाइलिंग ए सेटलमेंट एप्लीकेशन या रेमिटेंस ऑफ सेटलमेंट अमाउंट और फर्निशिंग अंडरटेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी टर्म्स ऑन कंप्लायंस विद एनी नॉन मॉनिटरी टर्म्स। मतलब या तो एप्लीकेशन आपने लगानी थी 30 कैलेंडर डेज के अंदर, नहीं लगाया, चलो 15 दिन और दे देते हैं तुमको, ये मैक्सिमम 15 दिन दे सकती है सेबी, ये उसका पावर में, उससे ज्यादा नहीं। या ठीक है सेटलमेंट का अमाउंट रेमिट करो, और या फिर हो सकता है नॉन मॉनिटरी टर्म्स की कंप्लायंसेस के लिए अंडरटेकिंग दो। Upon being satisfied with the commitments of a settlement amount, undertaking furnished in respect of which non-monetary terms or compliance on non-monetary terms, if detailed, then settlement notice, the board shall pass an order of settlement। जाओ भाई सेटलमेंट ऑर्डर पास कर दिए हैं। Nor is anything contained in this regulation where a notice does not, where noticee does not
file a settlement application under the chapter or remit the settlement amount comply with the non-monetary terms. Withdraw the settlement application at any time prior to the communication of decision of the board. Its proceedings may be initiated and notice shall only be permitted to file a settlement application in respect of proceedings pending before the court और ट्राइब्यूनल। सिर्फ उसके मामले में ही वो डाल सकता है, अदरवाइज नहीं डाल सकता है। क्योंकि अगर आपसे कहा था कंपाइल करना नॉर्मल टर्म के साथ में, आपने नहीं किया, आपने रेमिट नहीं किया, विड्रॉ कर देगा सेबी। फिर सर मैं क्या करूं? अब जो भी प्रोसीडिंग्स तुम्हारी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में पेंडिंग चल रही है ना, उसके लिए तुम जा सकते हो सेटलमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं। चलिए, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ छोटा छोटा बातें याद रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? एक एप्लीकेंट आ रहा है, माई बाप मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ बताने को तैयार हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करना, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे कॉन्फिडेंशियल रखें। सेबी का ठीक है, अगर हम देखेंगे, हम फैक्टर कंसीडर करेंगे, अगर हमें ठीक लगा तो ऑफ कोर्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आइए सीखते हैं फटाफट से। सिर्फ रीड कर रहा हूं, सुनो, ध्यान सुन लो, रट्टा फट्टा कुछ नहीं मार रहा है, सिर्फ सुनो ध्यान से मेरे को। देखो मैं रीड कर रहा हूं तुम्हारे लिए। An applicant seeking the benefits of confidentiality in return for admitting for limited purpose of settlement of specific proceedings to be initiated and agreeing to be provided substantial assistance in investigation, inquiry, inspection, audit to be initiated ongoing against another person in respect of violation of the securities law shall fulfill the condition of this chapter including। मतलब assume करते हैं मिस्टर ए के खिलाफ इंस्पेक्शन, सिर्फ ए नहीं है, ए के साथ और भी लोग हैं, ए एंड ग्रुप, ठीक है, अज्यूम कर लो एक बार, ए एंड ग्रुप है। ए कह रहा है कि सर इंस्पेक्शन कोई चल रहा है ना सर, मैं तैयार हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, बट आई रिक्वेस्ट यू कि मेरी आइडेंटिटी और जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं सर, इसे आप अभी डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। बोला लेकिन क्या 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 बातें ध्यान रखी जाएंगी। देखो, ceases to participate in violation of the securities law from time of the disclosure of information unless otherwise directed by the board। उसे कहा जाएगा सुन अब तू क्या नहीं करेगा, वायलेशन नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कहके छोड़ देंगे, ये तो पहले कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है। प्रोवाइड एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको कह रहे हैं? ए को, क्योंकि ए क्या कह रहा है, माय बाप प्लीज आई वांट अ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको कह रहे हैं कि भाई तू पहला बात क्या, तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, हट जा। दूसरा, कंप्लीट एंड कंटिन्यू फुल डिस्क्लोजर देगा, ठीक है सर दूंगा मैं। तीसरा, cooperate fully and continuously and explicitly throughout the investigation, inspection, inquiry, and not to conceal, destroy, manipulate, or remove the relevant documents may contribute to the establishment of the alleged violation। चार बातों के लिए से कहा जाएगा। सर चार बातें मैं याद कैसा करूंगा या करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीसी से याद रखो। सीएस टू पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटीज लॉ, इन पर फोकस रखो खास तौर से। प्रोवाइड अ कंटिन्यू कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दूसरा, कॉपरेट एंड कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन करना है, एंड नो कंसीलमेंट, डिस्ट्रॉय, मैनिपुलेट और रिमूव एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। बोला ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन मेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी मेड ओनली इन द केस प्रायर टू द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। देखो यहाँ पे दोनों बातें, प्रायर टू और पेंडिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी और ऑडिट। पकड़ में आ गई, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ निकाल लाए सेबी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, उसके बाद सर मैं फुल डिस्क्लोजर देने तैयार हूं। अबे तू क्या देगा भाई, सारा डिस्क्लोजर निकाल लिए तो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इसका, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ना, लॉजिकल है कि पेंडिंग चल रही है या इंक्वायरी चल रहा है, या इंक्वायरी होने से पहले। अब देखो ये बातों को ध्यान रखेंगे फटाफट से। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन in the chapter where an applicant fails to comply with the condition mentioned in this regulation, board may rely upon the information evidence submitted by the applicant। बोर्ड भरोसा करेगा बेटा तूने अगर फेल हो गया ना हमको इन्फॉर्मेशन देने में, मतलब कंटेंट दिया, लेकिन जो तूने इन्फॉर्मेशन को दे दी तेरे खिलाफ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है। फिर दूसरा, विदाउट प्रेजुडिस ऑफ रेगुलेशन 1 and 2, बोर्ड में सब्जेक्ट टू द एप्लीकेंट फर्दर रिस्ट्रिक्ट और conditions seem to be fit considering the facts and circumstances of the case। so यहाँ पे क्या रखेंगे, applicant further restriction conditions impose कर देगा। for the purpose of seeking confidentiality, applicant or his authorized representative may make an application containing all relevant document disclosure to the information schedule 4th furnishing such information evidence। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप भाई, जो भी ऑफेंस, जो भी पर्टिकुलर प्रोविजन की यहाँ पर मान लीजिएगा वायलेशन हुई है, उसके लिए आपको कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एप्लीकेंट खुद या अपने किसी भी ऑथराइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी यहां पर कह सकता है कि भाई तू एप्लीकेशन दे किसको, सेबी को। Upon being satisfied, the board may assure the benefit of confidentiality and shall thereupon mark the status of the application depending upon its priority, convey the same to the applicant in writing।
बोर्ड में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग एट एनी स्टेज रिजेक्ट द एप्लीकेशन। भाग यहाँ से, इसको हम कॉन्फिडेंशियल ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है तो। एंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। याद रहेगा। अब तुम है ना, सिर्फ मेरा पर्पस समझना, मेरा पर्पस इस चीज को बढ़ाने का ही है कि तुम एक बार सुन लो ध्यान से, एक बार गो थ्रू कर लो, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाए बस, ठीक है। फिर प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एश्योरेंस कि भैया बोर्ड में नॉट इनिशिएट रेगुलेटरी मेजर्स, ये सब जगह कॉमन बात है भाई। When the board has reasonable belief that the information provided to it relates to a possible securities law violation that has occurred or is ongoing or about to occur, ठीक है। वहीं कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, जैसे आइडेंटिटी ऑफ एप्लीकेंट सीकिंग कॉन्फिडेंशियल। जैसे मैंने कहा मिस्टर ए के बारे में बताएंगे नहीं कि मिस्टर ए ने हमको खबर दी है। बहुत चीजें हो जाती है भाई रियलिटी में, इन प्रैक्टिकली पता लग जाए ना कि भैया हमारे में से एक है बंदा जो सीबी के साथ मिला हुआ है, समझ में आ रहा है ना, हाँ मतलब खत्म कर दो। तो इसलिए ये देखा जाएगा कि ठीक है उसकी आइडेंटिटी ना बताई जाए। इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट ऑफ कोर्स उसे भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बट ये बातें इंपॉर्टेंट आ जाती है बीच में एकदम से, बोला इनको हम ट्रीट नहीं करेंगे क्या कॉन्फिडेंशियल, कहता डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कानून कह रहा भैया डिस्क्लोजर दो, पब्लिकली करो, तो फिर बताना पड़ेगा ना। एप्लीकेंट हैज एग्रीड टू द डिस्क्लोजर इन राइटिंग, एप्लीकेंट खुद कह रहा है सर ये तो बता दो आप, यह पब्लिक डिस्क्लोजर है। कहता है क्या, देयर हैज बीन अ पब्लिक डिस्क्लोजर बाय द एप्लीकेंट, याद रहेगा ये तो पब्लिक डिस्क्लोजर एप्लीकेंट को ही देना था रे। 3 कौन सा, जो डिस्क्लोजर लॉ ने डिमांड किया है, या यहां पर जो एप्लीकेंट है वो एग्री कर रहे हैं राइटिंग के साथ, ठीक है आप डिस्क्लोजर दीजिएगा, या कोई भी पर्टिकुलरली पब्लिक डिस्क्लोजर है। क्या है पब्लिक डिस्क्लोजर, उनमें कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी। सेटलमेंट ऑर्डर, सेटलमेंट ऑर्डर, अब 2 बातें ध्यान रखना इसमें, देखो ध्यान सुनना ये भी। कहता है सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड बोर्ड। देखो adjudicating officer by an appropriate order dispose of the proceedings pending before him on the basis of the approved settlement term, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे panel of full time member shall by appropriate order dispose of proceedings initiated or proposed to be initiated other than the proceedings referred in, ये अलग है भाई, दोनों अलग अलग है ना। वहां पे फुल टाइम मेंबर कर रहा है, यहाँ पे adjudicating officer settlement कर रहा है, इस पर settlement term। Settlement order passed under these regulations shall contain the details of LS default or relevant provision of the securities law, brief facts and circumstances, ठीक है। अब ये है ना, वैसे तो मैं बता दूं सिर्फ एक बार गो थ्रू करने के लिए है। हाँ ये भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉलेज में रहना चाहिए हमारे। कहता है सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट, save as otherwise provided the regulation, the provision with regard to the settlement of specified proceedings shall simultaneously apply an appellation for settlement proceedings pending before the tribunal or any court. Proposal of settlement along with settlement terms or rejection may be placed before the tribunal and of course so भी है। settlement अगर नहीं हुआ, अगर reject कर दिया गया settlement, of course कोर्ट को आपको इंटीमेट करना है, ट्रिब्यूनल को इंटीमेट करना है, ठीक है। फाइनली क्या करा है, सर्विस एंड पब्लिकेशन सेटलमेंट ऑर्डर। अब ये क्या होता है, सेबी को अपना वेबसाइट पे अपलोड करना है भाई, जरूरी है, मैंडेटरी है सर, लेकिन वो तो आपने कहा था कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट वो यहाँ पे अपना जो भी उसका जजमेंट रहा है वो उसको जरूर बताएगी, जो भी सेटलमेंट रहा है। सेटलमेंट ऑर्डर सब ऑन द एप्लीकेंट आल्सो बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ द सेबी। सेटलमेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी शैल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट बट शैल इंडिकेट द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, ऑलराइट, वो जरूर बताया जाएगा। सेटलमेंट स्कीम सेम वही पता चलेगा। इफेक्ट ऑफ ये भी एक बार हमको याद करना, ये इंपॉर्टेंट आया कुछ, ये इंपॉर्टेंट आया, ध्यान देखो। देखो मेरा पर्पस क्या है, अब इतना है ना, एग्जामिनर इस चैप्टर में बहुत कुछ पूछने के लिए है। दूसरा, जब आप लोग प्रैक्टिस जॉब में जाएंगे तब तो ये चीजें आपको फिर देखनी है। तीसरा, कैसा उस टाइम के लिए छोड़ दें, अरे नहीं छोड़ना नहीं है भाई, तुम्हें सुनना है, समझना है, एक बार रीड करना है मेरे साथ में, ठीक है, ताकि एक बार जो चीजें हैं तुम्हें एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहे। जैसे अ सेटलमेंट ऑर्डर अंडर दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एडमिसिबल एज एविडेंस। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान से रोक लिया तुमको। 27 पे देखो, कहता सेटलमेंट ऑर्डर अंडर दिस रेगुलेशन शैल नॉट बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू एन अल्लाह डिफॉल्ट नॉट कवर्ड। मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर एक रेगुलेशन की वायलेशन थी, उसको सेटल कर दिया, अब एक और पर्टिकुलर वायलेशन है किसी रेगुलेशन का, उसमें आप अपने फर्स्ट जो आपकी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन है उससे आप सेटल, उससे एज एविडेंस दूसरे आपके वायलेशन में ऑफ प्रोविजन ऑफ वायलेशन में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वायलेशन ऑफ प्रोविजन में, ठीक है। अंडर द सेटलमेंट ऑर्डर
not affect the right of the third parties arising out of the alleged default. So settlement order shall not be admissible in other alleged default. याद रखेंगे, इतनी सी बात रखनी है. Where any applicant obtains settlement order is also noticed along with the other person in a civil or administrative proceedings. Adjudicating officer or the board while disposing proceedings against such other person may make necessary observation in respect of applicant insofar as necessary to prove the act of other. ये बात जरूरी है, अगर वो दूसरे में भी इन्वॉल्व है तो साथ में, एक नहीं दो ही लोग इन्वॉल्व हैं. Now, where any person has obtained settlement order which contains the observation in respect of other person for commission of the alleged default, order shall not be it shall be admissible as evidence against the other person. उसके लिए नहीं होगा फिर बेनिफिट में, ठीक है. जैसे मान लीजिएगा कोर्ट में सेम मैटर के ऊपर सेटलमेंट हो चुका है, पेंडिंग था, सेटलमेंट हो गया है, वो सेटलमेंट ए ने करवाया है जबकि बी ने नहीं करवाया है, ये उन दोनों ने मिलकर कोई वायलेशन किया था. तो याद रखिएगा यहाँ पर ये एज एडमिसिबल किसके लिए नहीं बनेगा, एविडेंस बी के लिए. लॉजिक बात है, इनको थोड़ा थोड़ा सिम्स देखना ही है, ठीक है. रिवोकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर. अच्छा बदतमीजी किया, तुमसे कहा था पेमेंट कर देना, नहीं किया, नॉन कंप्लायंसेस की हो, फेल किए गए हो. देखो, फेल टू कंपाइल विद द सेटलमेंट ऑर्डर एनी टाइम आफ्टर सेटलमेंट ऑर्डर इज पास, नोटिस ऑफ द बोर्ड. ये जैसी किसके नॉलेज में आया, बोर्ड के कहेगा एप्लीकेंट हैज नॉट मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, हैज वायलेटेड द अंडरटेकिंग ऑफ वेव और सेटलमेंट ऑर्डर, स्टैंड रिवोक्ड. And important चीज is whenever any settlement order is revoked, no amount paid under these regulations shall be refunded. अब कुछ नहीं मिलने वाला है, जाओ, ठीक है. Confidentiality information वापस वही, ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंशियलिटी आपने कहा सर ये जरा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना, बता रहा हूँ ना, फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बेसिस पे ही है. जिससे मान लीजिएगा पब्लिक डिस्क्लोजर है तो भाई ये लॉ ने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ऐसा केसेस में वो कॉन्फिडेंशियली ट्रीट करेंगे, ठीक है. अब यहाँ से जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो अपील है मेरे बच्चा लोगों को, और अपील मेरे बच्चों लोगों ने कंपनीज में बहुत से पड़ी हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ. जैसे अब ये भी देखो मजे की बात है. अच्छा, अपील का कॉन्सेप्ट भी एक मजे की बात इस साल सुना. अपील का कॉन्सेप्ट कहाँ से राइज होता है? देखिए आप एक बात समझिएगा, चाहे हमारी जुडिशरी है या क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, जैसे कोर्ट्स हैं या फिर एनसीएलटीज हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है भाई, इनसे भी गलती तो हो ही जाती है, ठीक है. गलती कैसे हो जाती है कि पर्टिकुलर कोई लॉ की प्रोविजन को नहीं कंसीडर किया, फैक्ट्स प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया, एविडेंस प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया और अल्टीमेटली कोई रॉन्ग जजमेंट हो गया. अब क्या किया जाए? तो एग्रीड पर्सन के ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपील करे. यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, राइट ऑफ अपील इज अवेलेबल इन ऑल लॉज एंड कॉर्पोरेट लॉज आर नो एक्सेप्शन. कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबी, टैक्सेशन, अदर लॉज for the right of appeal against the order passed. अब जैसे यहाँ पे कहेंगे कंपनीज एक्ट के अंदर आप जानते होंगे हम बात करते हैं ना अच्छे से एनसीएलटी, बहुत अच्छे से पता मैं इसमें क्या बार बार पढ़ाऊँ तुमको ना, मतलब ये लगातार इन दोनों क्लासेस में सब चल रहा है कि आप एनसीएलटी के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और कहाँ जाएंगे भाई, ठीक है. कब तक चले जाएंगे ये भी आपको बात बताया हुआ है, 45 डेज का टाइम है. अगर लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड यहाँ पे है और अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगा कि ठीक है भाई बंदे ने टाइमली नहीं कर पाया कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो एक्सटेंड आपको फॉर टाइम प्रोवाइड कर देता है. अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर रीड करने वाली कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी देखो 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 ऐसा टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम में अपील पूछ सकता है, ठीक है. ये सब क्लासेस हमारा हो चुका है, जैसे विद इन 45 डेज के अंदर, ठीक है. कितना फीस रहता है ये देखो, हाईलाइट करने वाला चीजें बातें. फॉर्म नंबर जैसे एनसीएलटी 1, ये फॉर्म याद रखना है हमको. एंड फीस कितना रहेगा, 5000 रुपीज. डिपॉजिटेड इन सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट और इंडियन पोस्टल फेवरिंग द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर एमसीए पेएबल एट न्यू दिल्ली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज भी उसको सुन सकता है, फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 45 डेज. सब डिस्कस किए हुए चीजें हैं यार. आप लोगों ने याद हुआ चैप्टर हम लोग जब सीआर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर अगर सीआर में गलत नहीं हूँ, चैप्टर 9 या 10, यहाँ पे हमने पूरा अपील एंड अपीयरेंसेस है ना, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ क्लास. तो ये मैं इसलिए यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है. एनसीएलटी ने भी तुम नाराज हो गए, एनसीएलटी भी ने गलत किया है, तो कहाँ जाते हो तुम? सुप्रीम कोर्ट. कितने दिन में जाते हो, याद आ रहा है कुछ? 60 डेज के अंदर. भाई एनसीएलटी से भी नाराजगी अगर आ गई, मतलब आपको लगता है कि नहीं एनसीएलटी का जजमेंट भी ठीक नहीं है, एंड फील द एग्रीव, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ
60 डेज, कोई स्पेसिफिक रीजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 60 डेज का, प्रोवाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैंने सब बताया हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए तभी तो यहाँ सुनेगा। इन क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर लॉ का प्रोविजन है, उसका इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया गया है, जो उससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ होती है वो एनसीएलटी ने गलत करी है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले कंसिडर करेगा। क्लियर एकदम, बात पकड़ में आ रहा है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ में भी क्या देखेगा कि भैया उससे पर्टिकुलर पर्सन के राइट भी इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उसको राइट जो दे रहा है कहीं ना कहीं जो भारत के कानून से, भारत के संविधान से मिल रहे हैं, और जो जिस पर्पज से वो कानून बनाया गया है उससे मिलने वाले जो अधिकार थे उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति के अधिकार ही इन्फ्लुएंस हो गए बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑलराइट ऑफ एनसीएलटी। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब ये बातें ना अब समझ रहे हो ना यार, तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। सेबी है, सेबी के खिलाफ कहा जाते हो तुम, सेट में, सेट के खिलाफ कहा जाते हो तुम सुप्रीम कोर्ट में, सेबी के केस में भी वही है, कितने दिन में। अच्छा एक बात ये जरूर है, ऐसा भी नहीं मैं टाइम तो सुनना, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान दिया होगा अगर सेबी के एक्शन होंगे, देखो यहाँ पे तो मैं हाईलाइट भी करवा रखा है, मैं करवा दूं पहले से एक बार वापस। सेबी कोई एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजॉइनिंग ऑफिसर ऑफ और ऑर्डर ऑफ द आईआरडीए, हाईलाइट कर लेना आईआरडीए, या अरे थोड़ा सा नीचे हो जा भाई, या पेंशन सुनाओ भी होगा, फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, एक मिनट रुक हटा दें। या हम बात करते हैं हमारा सेबी का एक्शन के खिलाफ, ठीक है। आप कहाँ जाएंगे, सेट में, कितने दिन में जाएंगे, 45 डेज में। अब मैं चाह रहा हूँ अपना मटेरियल में साइड में सब चीजें छोटा छोटा लिख लो, एग्जाम में इतना थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ोगे तुम, अभी छोटा छोटा साइड में नोट कर लो बस, ठीक है। और वही अगेन वही 45 डेज में नहीं कर पाते हो तो वो एक्सटेंशन आपको दे सकता है। अब पता रियलिटी में जब प्रैक्टिकली काम करते हैं ना तो पता लगता ही है, तभी रीडिंग वीडिंग सब गायब हो जाती है लेकिन एग्जाम में तो लिख के आनी है भाई। प्रोसीजर क्या है, अब यार ये प्रोसीजर भी सेम वही कॉन्सेप्ट में है, ये जो मैंने चैप्टर 9 में डिस्कस किया प्रिंसेस के अंदर, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दी है चीजें, यहां मत मान लेना कि सर आप सर निकाल रहे हो, भाई मैं करा चुका हूं, अलग अलग जगह हम लोग डिस्कस किए हुए इन सब चीजों को, बार बार सेम थोड़ा रिपीट करूंगा भाई, तुम्हारा भी टाइम मुझे बचाना है, ठीक है। फर्दर इसके बाद कहां जाओगे तुम, सेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ये याद रखना। कितने दिन में जाओगे, कभी भी चले जाए सर, ऑफ कोर्स नॉट, 60 डेज में जाना है, सेम प्रोविजन है, ठीक है। हाँ अब कुछ यहाँ अलग बातें आएंगी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग फेमा में अपील समझाएंगे, ये हमने भी नहीं समझाई है, हम पहले ही कह रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, मेरे बच्चा लोग चिंता नहीं करना, इसमें मैं तुमको 2 खास बातें बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और फटाफट समझ लेंगे। देखो आओ देखो, अपील अगेंस्ट ऑर्डर एंड फेमा, अब कह रहा है अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, मतलब सर यहाँ ध्यान से रखना एक बात, देखो पहले बता दूं, पहले ने यहाँ क्या रखना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो भी आपको ऑर्डर है, ठीक है, उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर जो कि कौन है भाई साहब, अपील के हैं, आप इनको अप्रोच करते हैं। सपोज अगर इनसे भी खुश राजीनामा नहीं, आपका खुश नहीं है, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल अप्रोच करते हैं। ये मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करता हूँ, ठीक है, अब इसको याद समझने के लिए, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील इन फेमा इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इट अपील्स टू द स्पेशल डायरेक्टर, ठीक है सर। इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द by appointment of one or more special director appeal to hear the appeals against the order of adjudicating authorities. इतना सा याद रखना है बस, ठीक है। Any person aggrieved by the order made and by the adjudicating authority being an assistant director of enforcement, अब ये कह रहा है कम से कम कौन कि देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, any person aggrieved by the order of made by adjudicating authority being assistant director of ED या deputy director of, ठीक है भाई, इन्होंने मान लो कोई पेनल्टी लगा दी, अरे तो कहाँ करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बचूं, अपील करूंगा स्पेशल डायरेक्टर, कौन, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर। मैं प्रीफर अपील टू द स्पेशल डायरेक्टर। किसके खिलाफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो गया हमारा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, याद रहेगा, इनका खिलाफ अपील करना है, इनके ऑर्डर के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं, इनके ऑर्डर के खिलाफ अपील करना है, ठीक है।
अपील शैल बी फाइल्ड विद 45 डेज। सर मजा आ गया, सब में 45 डेज सर, एकदम याद रहेगा, सही बात है, साइड में लिख देना। ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर वाज ऑर्डिनेटिंग अथॉरिटीज रिसीव्ड बाय द एग्रीड पर्सन। स्पेशल डायरेक्ट अपील एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 पीरियड्स, वो भी कर सकता है, ठीक है। बट ऑन रिसीप्ट ऑफ द अपील स्पेशल डायरेक्टर गिव अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये कॉमन प्रोविजन है सबका, ठीक है, ये तुम देख लेना, ये जनरली प्रोविजन है भाई, ठीक है। एंड उसके बाद या तो कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेम प्रोसीजर देखो बता दो तुमको, ये सेम प्रोसीजर ना अपीलेट में भी लगने वाला है, सर ध्यान से एक बार देख लो बस। Alright, special director appeals send a copy of the order made by him to the parties appeal to and the concerned adjudicating authorities, and a special director appeal shall have a power to our civil court, मतलब प्रोसीजर के लिए ना, CPC प्रोसीजर किसके लिए, CPC फॉलो करेगा। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब हम कह रहे हैं सर बहुत बदतमीज है, सर कौन बदतमीज है, सर बदतमीज है। देखो ध्यान से, यहाँ पर सेक्शन 19 के अंदर स्पेशल डायरेक्टर के भी आप ऑर्डर से खुश नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल। Central government or any person aggrieved by the order of adjudicating authority other than those section 17 subsection 1 or special director appeal may prefer an appeal to the central appellate tribunal। Central government को लगता है कि नहीं ये गलत एक्शन लिया है, किसने गलत एक्शन लिया है, स्पेशल डायरेक्टर का है, इसके खिलाफ हम अपील लगाएंगे appellate tribunal। Any person appeal, to the adjudicating authority, special director, lying any penalty shall while filing appeal dispose of amount। अब ये थोड़ी सी बात जरूरी है कि भैया जो आपको ऑर्डर में कहा गया कि इतना अमाउंट आपको पेनल्टी का आपको डिपॉजिट करना है, तो ये ऑफकोर्स आप अपनी जब आपको आप अपील कर रहे हैं स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ या अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको एक अमाउंट जो आपको पेनल्टी आप लगाई गई है वो आप डिपॉजिट करवाएं, तभी आपको अपील मिलेगा। ये सेम आपने देखा होगा इनकम टैक्स के अंदर भी यही प्रोसीजर रहता है। With the authority as may be notified by the central government and appellate tribunal is opinion that the deposit of such penalty would cause an hardship। अगर ऐसा लगता है, अब मान लीजिएगा पेनल्टी का अमाउंट 25-30 लाख रुपए लगा रखा है और एक आदमी बेचारा कहाँ से लाए, एक अगर जेन्युइन पर्सन है तो 30 लाख रुपए कहाँ से लाए, और पकड़ में आ रहा है, तो लगता है कि जस्टिफाइड रीजन है, अगर है ऐसा केसेस के अंदर वो इसको वेव भी कर सकता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी अपीलेट ट्रिब्यूनल कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपीलेट ट्रिब्यूनल। ऑलराइट, आइए देखिएगा। ऑलराइट सर, फिर इसके बाद आता है एवरी अपील फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। अब सेम प्रोसेस चलेगा, यहां से देखना, फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉपी ऑफ द ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर रिसीव फ्रॉम द एग्रीड पर्सन और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज भी सुन सकता है। देन उसके बाद में ऑफ कोर्स अपोजिट देगा। अब यहाँ से पॉइंट्स जो आएंगे कॉमन पॉइंट्स इसलिए कहते हैं, यहाँ से जो पढ़ लिया तुमने वो यहाँ से कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स है सेम। उसके अंदर भी यही होगा, ये तो कंफर्म करेगा, डिसाइड करेगा, मॉडिफाई करेगा ऑर्डर को, ठीक है। बट एक मैंडेटरी कंडीशन यहाँ दे दी है, क्या कि मैटर को डिस्पोज ऑफ करना है 180 डेज के अंदर। ऐसा नहीं चलता ही रहता रहेगा, अरे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ताकि यहाँ पर कोई आपको डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए और इंपॉर्टेंट चेक कर लूँ, ठीक है सर। फिर बता दूं बेटा, आप लोग अगर ये समझ रहे हैं तो ये साथ में क्योंकि प्रोसीजर तो बेटा सेम रहेगा ना, प्रोसीजर अलग नहीं रहेगा, कुछ टेक्निकल पॉइंट जैसे मैंने कहा ये और ये थे, ये अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, अब ये प्रोसीजर बता रखा है कैसे फाइल की जाएगी। देखो, एवरी अपील टू प्रेजेंट इन स्पेशल डायरेक्टर फॉर्म नंबर 1 बस साइन बाय द एप्लीकेंट ट्रिपल के अपील बाय 3 कॉपीज, ठीक है। इस पे ध्यान रखना, कितना फीस आएगा, ₹5,000। अगर यही अपीलेट में जाती है ना, अपील कर रहे थे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो जाती 10,000, इतना याद रखो, ठीक है, ₹5,000। अपील for concisely undertake the distinct heads of the grounds of objection, मतलब आपको in the paragraph form आपको grounds of objection मेंशन करना है, इकट्ठा साफ नहीं लिख देना है, एक साथ इकट्ठा लिख देना है, in the paragraph format। अपील अगेंस्ट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ नैरेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपील के अंदर आप क्या नहीं, ड्राफ्टिंग वाला क्लास लोग जो दे रहे होंगे ना, उनको तो पता है ये बात कि आप जब अपील ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि उसके अंदर आपको क्या नहीं करना है, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं बतानी यहाँ पर, ठीक है, आपने ग्राउंड रेफर करना है, किस ग्राउंड पर आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। Such ground shall be numbered consecutively, all right sir। Appeal is presented after the expiry of period of 45 days, ठीक है, वो तो हमने पहले भी देख लिया, ठीक है। It shall be accompanied by the petition, duplicated, verified and supported by the documents, all right sir। A notice served on the applicant shall be served on him,
इन रूल 9 ऑफ कोर्स उसको भी भेजा जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ अपील द स्पेशल डायरेक्टर शेल सेंड अ कॉपी ऑफ द अपील टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर। वो सेम प्रोसेस चल रहा है वापस से, ठीक है। Special director then issue a notice to the applicant, director enforcement, fix a date of the term appeal and on a date fixed for the hearing appeal or any other day to the fixed hearing appeal. The it may be adjourned during the, of course adjourn का मतलब समझ रहे हैं ना, पर डेट दे सकते हैं। और एक important point 8 यहाँ पे कहता है where on date fixed or any other date hearing for appeal may be adjourned, the applicant or presenting officer fail to appear when the appeal is called for hearing। और आप पहुंचे नहीं हो तो मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर जजमेंट दे दिया जाएगा। स्पेशल डायरेक्टर के बेसिस पे ही जजमेंट दे देगा, फिर ऑर्डर पास कर देगा। मतलब फिर सेम प्रोसीजर वहां पर सेम स्टार्ट हो गया अपीलेट के अंदर भी, सिर्फ रीड करना। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर मैं अपीलेट के खिलाफ कहां जाऊं? हाई कोर्ट। यहां पर जाएंगे आप हाई कोर्ट विद इन 60 डेज, याद रखिएगा बस इतने बात याद रखनी है खास तौर से। फर्दर 60 डेज क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी हाईकोर्ट में भी, ठीक है। चलो तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू करो और इसके अलावा इसका टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें और क्वेश्चंस भी दूंगा, बताऊंगा भी, ठीक है। लेकिन एक बार जो हमने प्रेशर पढ़े हैं सिर्फ इनको एक बार रीड कर लो भाई। कॉमन है सब कुछ, लगभग कॉमन है, मतलब इसमें मेहनत वाला काम नहीं है कुछ भी है। मेहनत का मतलब रीडिंग तो करनी है, मेहनत तो लगेगी लेकिन रीड करना है। और इसके कोई टेस्ट दो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? टेस्ट करो। एक बार आप को याद रखो, जो टेस्ट चल रहा है उसको कोई मिस मत करो। कोई नया बच्चा है वो टेस्ट करके देखे, आरसीडी का टेस्ट करोगे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और खास तौर से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लूंगा बेटा चलो बेटा बताओ अपील का प्रोसीजर बताओ, मैं क्वेश्चन कुछ सिचुएशन बेस्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब पता लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, मिस मत करो टेस्ट। अच्छे मार्क्स नहीं है तो टेस्ट मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है, गुड बाय, टेक केयर।